वर्क पावर एनर्जी, चैप्टर 6 है ये। इसमें सबसे पहला डेरिवेशन के लिए जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले तो समझते हैं बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली क्या है, इसको समझते हैं। देखिए बेटा, किसी भी बॉडी पे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, कोई फ्रिक्शन भी लगा हुआ है, कोई एयर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, या और भी कोई फोर्स हो सकता है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो भी है व्हाटएवर, जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं, अगर उनका हम सब वेक्टर सम कर दें तो वो कहलाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का मतलब है इस पे सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है, चाहे उस पर किसी भी तरह का फोर्स है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, व्हाटएवर। तो इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका नेट फोर्स जो होगा, उसकी वजह से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। ये कहता है कि नेट वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जैसे पहले स्टेटमेंट देख लो, वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। नेट फोर्स से जितना वर्क किया दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए बेटा ये कोई बॉडी है, इस पे आपने F फोर्स लगा दिया और हमने इस बॉडी को खिसका के इधर ले आए, तो छोटा सा वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है तो f dx बचा। तो f dx फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल्स टू एक्चुअली इट इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने डिफरेंशिएशन की फोर्स में डी बाई डी टी की फॉर्म में खोल दिया और बेटा dx बाई डी टी को इकट्ठा कर दिया, ये बन जाता है वेलोसिटी। तो dw इज इक्वल्स टू एम वी डी वी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये तो वर्क आ गया, और इसको इंटीग्रेशन किया, मान लीजिए क्योंकि हमने dv की फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और m तो कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। तो बेटा यहाँ से जब अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू पुट करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आएगा। ये क्या है एक्चुअली, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम कह देते हैं वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। हम लोग जानते हैं किसी भी स्प्रिंग की, मान लीजिए ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, तो ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। अगर आप इसको आगे की तरफ खींच देते हो बच्चों, आप खींचोगे तो इस तरफ एक अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जो है दिस इज अप्लाइड फोर्स। लेकिन जैसे इसको छोड़ोगे तो एक ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगी। तो इसका मतलब इस तरफ भी कोई फोर्स लग रहा है, उसको बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। और ये जो स्प्रिंग फोर्स होती है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाता है हुक्स लॉ। और आप याद रखेंगे जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो माइनस के एक्स आएगा, माइनस के आता है एक्चुअली। तो माइनस का मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना है ऑलवेज फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर बॉडी को इधर ले जा रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, अगर बॉडी ये स्प्रिंग इधर कंप्रेस कर रहे हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। आप देखोगे जैसे आपने इस तरफ ले आया इस बॉडी को, तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ है, देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ, अपोजिट हो गए। अगर इस ऑब्जेक्ट को मतलब कंप्रेस करके यहाँ ले आए होते तो बेटा अब स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होता और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इस तरफ, अपोजिट हो गए। तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट। तो ये तो हुआ बेटा हमारा हुक्स लॉ। अब मान लीजिए इस पे आपने फोर्स लगाया है F, जो इसको खींच के बाहर की तरफ लेके आया, मीन पोजीशन से आगे डिस्प्लेस किया। तो बेटा इस अप्लाइड फोर्स ने कुछ वर्क किया है, वही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क डन बाई दिस अप्लाइड फोर्स dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। दिस इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 हो गया, तो दिस इज f dx बचा। और f क्या है बेटा, ये अप्लाइड फोर्स इस तरफ है और स्प्रिंग फोर्स इस तरफ है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, Fs और F इक्वल होंगे, डायरेक्शन ही तो अपोजिट है। तो बेटा अगर इस F का मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो
के एक्स के इक्वल ही आएगा। तो एफ की जगह हमने के एक्स रख दिया, तो के एक्स डी एक्स। टोटल वर्क डन निकालना है 0 से डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट तक, तो के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू एक्स नोट। एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर पहले एक्स नोट रखोगे, माइनस करके 0 पुट करोगे तो हाफ के एक्स नोट स्क्वायर आ गया। दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट। और यही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो बेटा इस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमें डिस्कस करना है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो आप लोग जानते हैं बच्चों इलास्टिक कोलिजन क्या है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, मतलब कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कोलिजन में एप्लीकेबल होता ही है। समझते हैं 1D का मतलब क्या है। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो बेटा ये है m1 मास का जो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जो u2 वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन u1 वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू u2, तभी तो ये m2 के साथ टकराएगा। तो ये दोनों चल रहे हैं u1 u2 वेलोसिटी से, टकरा गए। टकराने के बाद में पहले वाले की वेलोसिटी हो गई v1 और दूसरे वाले की वेलोसिटी हो गई v2, और दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी एक ही लाइन में चल रहे हैं, इसलिए इसको 1D बोलते हैं, वन डायमेंशनल। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखिए बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है, इसलिए कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम इक्वल होगा। तो इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, और इनका कोलिजन के बाद का मोमेंटम m1 v1 m2 v2। जो 1 वाली टर्म्स हैं उनको इधर ले आएँ, मतलब इसको भी इधर ले आएँ, और m2 वाली टर्म्स को उधर ले जाएँ। तो बेटा यहाँ से m1 u1 m1 v1, इसमें से m1 कॉमन ले लेंगे तो u1 माइनस v1, और इसमें m2 कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस u2। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एप्लीकेबल है, इलास्टिक कोलिजन है, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एप्लीकेबल है। तो बेटा कोलिजन से पहले का पहली बॉडी का मोमेंटम, दूसरी बॉडी का मोमेंटम इक्वल्स टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 1 वाली टर्म्स को इकट्ठा एक तरफ ले आओ और 2 वाली टर्म्स को उधर ले जाओ। तो यहाँ पर m1 कॉमन ले लिया है तो u1, देखो यहाँ से m1 कॉमन लो, हाफ तो कट ही जाएगा सब में, m1 कॉमन लिया तो u1 स्क्वायर, और इसमें से m1 कॉमन लिया तो v1 स्क्वायर। इसी तरह से m2 कॉमन लिया तो v2 स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस u2 स्क्वायर। तो बेटा इस 2 को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, आप देखोगे m1 कट जाएगा, m2 कट जाएगा। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, आप देखो माइनस वाली टर्म कटेगी, प्लस वाली बचेगी, तो u1 प्लस v1, और यहाँ पर v2 माइनस u2, मतलब इसके साथ कट जाएगा, बचेगा क्या v2 प्लस u2। तो इसमें से अगर बेटा v2 निकालना हो, अब यहाँ पर देखो u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये हमने निकाला है क्योंकि कई बार डेरिवेशन यहाँ तक पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो पहला ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेजी से चल रहा है एज कंपेयर टू सेकेंड, तो पहला ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दोनों की अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और उसके बाद v2 माइनस v1, सेकेंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी फर्स्ट की कंपेरिजन में, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो v2 माइनस v1 को हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बेटा इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होते हैं। कई बार इसको भी प्रूफ करवा लेता कि प्रूव दैट इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आर इक्वल, तो यहां तक करके छोड़ देंगे। इसके बाद समझते हैं बेटा इस वाली इक्वेशन से आप v2 फाइंड आउट कर लें। v2 क्या होगा, इस v1 को इधर ले जाएंगे तो u1 माइनस u2 प्लस v1, ये आ गया। इसको उठा के रख दें इक्वेशन 1 में, मतलब इसमें ये v2 है तो v2 है यहाँ पर, तो इसकी जगह रखेंगे, तो बेटा हमने यहाँ पे रख दिया।
इसको जब मैनिपुलेट करोगे आप m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद यहाँ पर जितने भी v1 वाली, जैसे v1 वाली टर्म है इसको इधर ले गए, बाकी सब टर्म्स को इधर ले आए हैं। तो देखो m1 u1 और ये इधर आया तो m2 u1 माइनस में, फिर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ गया, यहाँ पर माइनस m1 v1 है तो इधर जाके m1 v1 प्लस में हो गया। आप देखेंगे इसमें से v1 कॉमन ले दो तो m2 प्लस m1 यानी v1 इंटू m1 प्लस m2 होगा, उसको डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इज दिस मच। इस वेलोसिटी को पुट करोगे यहाँ पर इक्वेशन 3 में तो बेटा v2 फाइंड आउट हो जाएगी और v2 का फॉर्मूला ये आप देखेंगे इसमें m1 माइनस m2 है, यहाँ पर m2 माइनस m1 है, और आप देखो u1 u2 इसके अंदर आप अगर 1 को 2 में और 2 को 1 में कन्वर्ट कर दें तो अपने आप ही एक फॉर्मूला दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो बेटा ये जो वेलोसिटीज है v1 एंड v2 ये हैं वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस देखिए, हमने डिस्कस किया कि ये दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद में इनकी वेलोसिटीज v1 v2 हो जाती है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 थी। तो उसके बाद जो v1 v2 हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, हमारा डेरिवेशन अभी कंप्लीट हुआ है, तो v1 इतनी आई थी और v2 का फॉर्मूला ही आया था। तो इसमें केसेस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए बेटा केस 1 हम ले रहे हैं कि व्हेन मासेस आर इक्वल, ये दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस इक्वल हैं, तो बेटा उस केस में आप m1 और m2 की जगह दोनों में mm रखते जाइए। आप देखेंगे कि v1 इक्वल्स टू u2 और v2 इज इक्वल्स टू u1। क्या मतलब है इसका कि पहले वाले की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो गई, जितनी वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की थी बिफोर कोलिजन, और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू हो गई वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन। मतलब वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन एक्सचेंज हो जाती है। अगर मासेस इक्वल हैं, मान लीजिए सपोज पहली बॉडी चल रही है, लेट अस से ये 50 की स्पीड से चल रही है, ये 10 की स्पीड से चल रही है, तो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड 10 हो जाएगी और इसकी स्पीड 50 हो जाएगी। लेकिन ये तब है जब दोनों के मासेस इक्वल हों। दूसरा केस देखिए बेटा, अगर दोनों के मासेस इक्वल हैं तो फिर तो कंडीशन यही है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन और लगा दें कि u2 0 हो जाए, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। इसको ऐसे समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट ने ऐसे आया और यहाँ पे एक रेस्ट में था, उसमें जाके हिट किया, टक्कर मार दी एक तरह से। तो उसके बाद आप देखते हैं कि u2 0, मतलब इन्हीं में u2 को 0 कर दो, ये 0 हो गया तो v1 0 हो जाएगा बेटा, और v2 u1 के इक्वल आएगा। क्या मतलब है इसका कि जैसे 10 की स्पीड से आके इसकी वेलोसिटी 0 थी, 10 की स्पीड से आगे इसने इसमें टक्कर मारी, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से चलना शुरू कर देगा। बात समझ में आया बेटा। तीसरा, अगर मान लीजिए कि m1 का मास बहुत बड़ा है और m2 का मास बहुत छोटा है, और साथ में एक कंडीशन और है कि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये कुछ वेलोसिटी आके इससे टक्कर मारता है तो कोलाइड करता, कोलाइड करने के बाद में आप देखें m2 बहुत छोटा है तो m2 की जगह 0 पुट कर दें, जहां भी m2 आ रहा है वहां 0 पुट कर दें तो आप पाएंगे कि v1 इक्वल्स टू u1 आएगा और v2 इज इक्वल्स टू 2u1 आएगा। u2 हमने पहले से ही 0 मान लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी भी अगर ये u वेलोसिटी से चल रहा है तो ये भी u वेलोसिटी से चलेगा कोलिजन के बाद भी, और ये रेस्ट में है और ये कोलिजन के बाद डबल वेलोसिटी से, मतलब 2u वेलोसिटी से मूव करेगा। चौथा केस है कि व्हेन m1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन m2 एंड u2 इज 0, मतलब कहने का है कि अगर एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट आके एक बड़े ऑब्जेक्ट में हिट करे, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो इसने आके हिट किया इसको, तो क्या होगा, v1 इज इक्वल्स टू माइनस u1 आया, मतलब कोलिजन के बाद ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट इधर चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से आया था,
उतनी वेलोसिटी से ये वापस चलेगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे आपने देखा हो कि अगर एक बॉल को मैं ऐसे दीवार पे जाके ऐसे फर्श पे लुढ़का दूं और वो जाके दीवार पे जाके टच करे तो दीवार अपनी जगह रहेगी क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, और ये बॉल टकरा के वापस सेम स्पीड से वापस आएगी।